जल्दी से एक कमेंट यहाँ पर विशाल मिश्रा जी आपका। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं भारत आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करता है, लेकिन हमने 3 एलिमेंट्स की बात की थी। एक वर्ग वो जो हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात करता है, दूसरा वर्ग अरशद मदनी जैसे लोगों का जो बच्चियों के अलग स्कूल बनाना चाहते हैं, और यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि भारत जा किस तरफ रहा है। 1 मिनट का वक्त है आपके पास अपने पहले कॉमेंट के लिए। देखिए, जो आपका सवाल है उस पहले सवाल के अंतर्गत कि तू कभी भी किसी की आस्था का अपमान नहीं करता। वास्तविकता तो ये है कि जो हिंदुत्व का विचार है वो तो सबको साथ लेकर चलने का विचार है। आत्मवत सर्वभूतेषु का विचार है। दुनिया का, विश्व का एकमात्र एक ऐसा विचार है जो सभी पंथ, संप्रदाय, विश्वास को एक साथ में लेकर चलने की बात करता है, एकत्व की बात करता है, एकात्मकता की बात करता है। किसी का विश्वास कुछ भी हो सकता है, किसी के अपने कुछ भी विश्वास हो सकते हैं, पूजा पद्धति हो सकती है, लेकिन इन सबके बावजूद भी, इन सब विविधताओं के साथ भी अगर एकमात्र एकत्व का विचार है, एकात्मकता का विचार है, तो वो हिंदुत्व का विचार है, वो हिंदू का विचार है। और दूसरी बात जो आपने कहा कि इस प्रकार की स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, देखिए, अगर हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में सभा और समिति में महिलाओं की भागीदारी होती थी। हमारे यहाँ तो नारी को नारायणी का दर्जा मिला हुआ है। यत्ते नारयन्ते पूजन्ते रमन्ते तर्ते देवता, और करते करते हम कैसे भूल जाएं कि अपाला, विश्वारा, घोषा, सिक्का, ये जो है हमारे यहाँ ऋचा को, ये जो है विदुषी महिलाएं हुई हैं। और आज 21वीं शताब्दी में जब हमारी बहन बेटियां हर जगह अपने परचम फहरा रही हैं, तो इस प्रकार का सेग्रीगेशन करके मतलब कौन सा संदेश देना, मतलब देने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, ये कैसा संदेश देने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है वारिस पठान, ये सवाल पूछा जा रहा है। देखिए, अभी मैं सुना योगी जी की बात, कितनी आश्चर्य की बात है कि योगी जी ने शपथ ली संविधान की और देश को आस्था की बुनियाद के ऊपर बात कर रहे हैं। तो देश के आस्था पे चलेगा या संविधान के हिसाब से चलेगा? अब वो आस्था सिर्फ मेजोरिटेरियन की बात कर रहे हैं, तो हमारी आस्था का क्या होगा? आदित्य जी, मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ आपके दर्शकों को, सुन लीजिए, चुनाव का वक्त आ चुका है। अब इस देश के अंदर जो मेन मुद्दे हैं, जो इससे मुद्दों को लेकर लोगों के सामने जाते हैं, जिसमें बीजेपी को घेरते हैं, सरकार को, कि भाई बताइए भैया, बेरोजगारी कब खत्म हो गई, कब खत्म होगी, 2 करोड़ युवाओं को कब नौकरी मिल जाएगी, पेट्रोल डीजल गैस का भाव कब कम हो जाएगा, डॉलर के बनिस्बत रुपया कब बराबर ऊपर हो जाएगा। तो ये सारी चीजों के जवाब इनके पास नहीं है, बीजेपी वालों के पास। तो ये जवाब देना नहीं चाहते, इनके पास है ही नहीं, और उसका ध्यान भटकाने के लिए डाइवर्सिव टैक्टिक शुरू कर दिया है इन लोगों ने कि नहीं, देश का ध्यान भटका दो, आस्था की बात करेंगे, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे चलने की बात करेंगे, फिर वही गाय मंदिर, इसी की बुनियाद के ऊपर ही 2 से 365 तक आ गए। तो देश के अंदर आप आगे बढ़ने का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, डेवलपमेंट का, विकास का, बढ़ती महंगाई का, बढ़ती बेरोजगारी के ऊपर कब चर्चा करेंगे? कब उस तरफ पे आप अपना ध्यान भी डालोगे? मोदी जी, यही तो मेरा सवाल है मोदी जी। मैंने तो कल भी अपनी स्पीच में सवाल किया था, आपने वंदे भारत एक्सप्रेस भी बना दिया, वहां पे कभी जानवर आ जाता है, उसका एक्सीडेंट होता है, अब हमारे ऊपर पत्थर गिरते हैं, तो करते क्या, अचानक जमीन से एक जोरदार ट्रेन गई, तो ट्रेन से पत्थर उड़ के आके गिर गए। असद ओवैसी, वारिस पठान, आप जब बैठे तो बोगी पे लग गए। 30 बोगी नहीं दिखी उन लोगों को, मगर पत्थर को भी हमसे इतना प्यार, इतना प्रेम हो गया कि अचानक अब हम पे गिर रहे, मगर इसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं है। बहरहाल हमको इसकी इंक्वायरी में क्या होगा दीदी जी? ठीक है, आपको रिजवान अहमद जवाब देना चाह रहे हैं वारिस पठान, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, रिजवान अहमद से जवाब ले लीजिए। रिजवान अहमद, इंक्वायरी से तो फायदा है नहीं आदित्य जी। हमको ये हक और इंसाफ की आवाज को दबाने की जो कोशिश की जा रही है ना, तो मैं बोल देना चाहता हूं उनको कि सुन लो, हम न कभी डरेंगे न कभी झुकेंगे। ठीक है। हम जो मजलूमों की, मुसलमानों की, दलितों की, अकलियतों की लड़ाई लड़ने निकले हैं, उनको उनका हक दिलाने निकले। ठीक है जी, हो गई पॉलिटिकल पोस्चरिंग, हो गई। चलिए अब जवाब लीजिए जी। अदिति जी, एक सवाल, इस बात आपने डिबेट शुरू किया इस बात से कि लड़कियों को पढ़ाना है, लड़कियों को तालीम देनी है। आज से 3-4 दिन पहले मैंने आपके कोऑर्डिनेटर को कोई फोटोग्राफ्स भेजी थी, आज से 5 साल पुरानी। एक लड़की मेरे पास आई थी, उसने कहा मुझे 18 महीने से अपने शौहर से निजात नहीं मिल रही है, मुझे यहाँ मौलाना खुला नहीं लेने दे रहे हैं, उसने दूसरी शादी कर ली है। तो मैंने उस लड़की से कहा था तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करो कि तुम अपने शौहर से अलग हो गई हो। वो मुसलमान थी, पढ़ी लिखी थी। उसके बाद उस लड़की ने PhD में एडमिशन लिया था। केरला में एक लड़की गई पढ़ी लिखी, उसने भी यही मांगा कि मुझे अपने शौहर से निजात मिल जाए। तो केरला हाईकोर्ट ने कहा कि भैया ऐसा लड़की को पूरा अधिकार है,
अपना फैसला लेने का जैसे मुसलमान मर्द को है। अब सवाल ये उठता है अदिति जी, जो वारिस भाई हो सकता है अच्छा जवाब दे दें, एक तरफ ये भी बात होती है कि हिजाबन इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी, तो बस मेरा एक छोटा सा मासूम सा सवाल है कि वो जो देश की हिजाबन प्रधानमंत्री बनेगी उसे ये हक देंगे कि अगर वो शादी से निजात पाना चाहे तो खुला लेके पा सकती है, या ये हक सिर्फ उस हिजाबन प्रधानमंत्री के मर्द को यानी शौहर को ही मिलेगा, उस औरत को नहीं मिलेगा जो देश की प्रधानमंत्री बन चुकी है? ये जरा मैं जानना चाह रहा हूं, ऐसा होगा या नहीं होगा? ठीक है, जवाब ले लीजिए, आप जवाब लीजिए वारिस पठान से। वारिस पठान जी, मैंने रिजवान भाई की बातों को मैं सुना तो मैं बताना चाहूंगा रिजवान भाई, हमारा देश संविधान पे चलेगा। संविधान ने हमारी बच्चियों को अधिकार दिया है कि वो पढ़े लिखे अपनी मर्जी से, फ्रीडम ऑफ चॉइस है संविधान के अंदर, वो अपनी चॉइस के हिसाब से खुला का अधिकार, खुला का अधिकार भाई, भाई खुला का अधिकार, खुला का। ये आप किसी मुफ्ती को सवाल करेंगे तो आप बेहतर पोजीशन में रहेगा जवाब देने के लिए। मैं तो एक पॉलिटिशियन हूँ, एक नेता हूं, आपके हिसाब से अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप वकील हो, आपके हिसाब से खुला का अधिकार लड़की को होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अरे हो रहा है, अब हो रहा है। मुंबई के अंदर आइए, मैं आपको लेकर चलता हूँ, कितनी जगहों पे हो रहा है खुला, कितनी जगह लड़कियां लेटर लिख रही है, कितनी जगह लेके क्यों चलेंगे? शौहर जो तलाक देता है वारिस भाई, जो शौहर तलाक देता है उसे कहीं लेके थोड़ी जाते हैं। लड़की को खुला का अधिकार शौहर की तलाक की तरह होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अरे इक्वालिटी संविधान में लिखा है, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी है। अब मुस्लिम अरे आप शरीयत बताइए, जो हिजाबन प्रधानमंत्री बनेगी उसे खुला का अधिकार होगा या नहीं होगा? जो पढ़ी लिखी औरत देश की प्रधानमंत्री हिजाबन बनेगी उसे अधिकार होगा या नहीं होगा? हमारी लड़कियां पढ़ लिख के तालीम आफ्ताब बने, हमारी बेटियों के एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में लैपटॉप कंप्यूटर हो, सर पे हिजाब पहने। वारिस भाई उनका जो सवाल है, एक सेकंड रुक जाइए रिजवान अहमद, उनका जो सवाल है, आप बार बार एक सेकंड रुक जाइए रिजवान अहमद प्लीज। उनका जो सवाल है मैं दोहराती हूं आपके लिए, उनका सवाल ये है कि क्या महिला अधिकारों के नाम पर, फ्रीडम ऑफ चॉइस के नाम पर, राइट टू इक्वालिटी के नाम पर, जिस खुला का जिक्र अभी रिजवान अहमद कर रहे हैं, AIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी महिलाओं के साथ खड़ी होगी या नहीं होगी? ये सवाल है उनका। बहुत बेहतरीन सवाल किया आपने और रिजवान अहमद ने, मैं मानता हूं आपको। अरे हम तो खड़े हुए हैं ना महिलाओं के साथ, हम तो बिल्किस बानो के साथ नहीं खड़े हैं क्या? जब नारी सम्मान की बात हुई 15 अगस्त 2022 को लाल किला से मोदी ने कहा कि अब नारी सम्मान होना चाहिए, मगर उसी दिन गुजरात की सरकार ने केरला की उस औरत के साथ खड़े हो या नहीं खड़े हो? ये बताओ यार, नारी अपमान था। हम तो नारी सम्मान के लिए खड़े, चाहे बिल्किस बानो हो या नहीं खड़े, चाहे हमारी वो जो हमारी जो बहन की बात हो रही है, खुला की बात हो रही है, भाई साथ भी खड़े थे पूरी तरह से। अरे खुला की बात हो रही है, हिजाबन प्रधानमंत्री है और वारिस पठान सुनिए ध्यान से, सवाल जो है बिल्किस बानो के लिए आप खड़े हैं, अच्छी बात है, आप बिल्किस बानो के लिए खड़े हैं, अच्छी बात है। तो उसके पहले नहीं सुनिए, आप खुला के लिए जो वो मुस्लिम महिला का जिक्र कर रहे हैं, आप उन मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़े हैं या नहीं? ये सवाल, इसका जवाब या तो हाँ है या ना है। हम तमाम, इसमें कोई बीच का तो रास्ता है नहीं। तमाम नहीं, आप देश की मुस्लिम महिलाओं को देश से अलग क्यों करना चाहती है? अरे मुस्लिम महिला भी इस देश की नागरिक है। तो ये आपने अरशद मदनी साहब से कहा है, ये आपने सही लाइन, अब आप सही बात कर रहे हैं ना, अब सुन लीजिए, अब आपने सही दिशा में जाना शुरू किया। एक सेकेंड, तो आपने अरशद मदनी साहब से कहा क्या? अरशद मदनी साहब से कहा कि आप बच्चियों के लिए अलग स्कूल क्यों बनाना चाहते हैं? आप इन बच्चियों को देश में अलग क्यों करना चाहते हैं? इन बच्चियों को रहने दीजिए उस सिस्टम का हिस्सा और इन्हें उसी सिस्टम में लड़ना सिखाइए। कहा आपने तो नहीं कहा, ये मैंने नहीं सुना, अगर मैंने मिस कर दिया तो एक बार दोहरा दीजिए आप मुझे। मैंने मेरे स्टार्टिंग के अंदर ही ये कहा कि अरशद मदनी साहब एक बड़े मुसलमानों के नेता है, एक मौलाना है, एक बड़े औहदेदार है, वो अपनी बात खुद रखते हैं, वो अपनी बात को समझाने के अंदर वो खुद माहिर है। आप ये सवाल उन्हीं से पूछ लीजिए ना। अरे भाई, आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप मुस्लिमों के अधिकारों की बात करते हैं, आप शोषित और वंचित के अधिकारों की बात करते हैं, तो भाई आपकी पार्टी का कोई स्टैंड होगा ना इस पर।